मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 2026 तक राज्य को $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। दुनिया भर के प्रतिनिधि और निवेशक समिट में होंगे शामिल। वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था पर जताया भरोसा। 2022-23 के जीडीपी में वृद्धि के पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% किया। अमेरिका, यूरोप, चीन समेत दुनिया की सभी शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में विकास की दर धीमी रहने का जताया अंदेशा। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में गश्त के दौरान खाई में गिरे सेना के जवान, जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 3 सैनिक शहीद। जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित निकालने और कमजोर घरों को गिराने की प्राथमिकता पर जोर। डीडी न्यूज ने ग्राउंड जीरो से लिया स्थिति का जायजा। ओडिशा में आज से हॉकी का विश्व कप। प्रतिष्ठित खिताब को हासिल करने के लिए भिड़ेंगी दुनिया भर की 16 टीम। 13 जनवरी को स्पेन से होगा भारत का पहला मुकाबला। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बजा भारत का डंका। राजामौली की फिल्म RRR के तेलुगु गाने नाटू नाटू को मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आसिल गुलाटी कुंबर और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो इंदौर में प्रवासी सम्मेलन के समापन के बाद अब इस शहर में आज से 2 दिन के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो रहा है। समिट की थीम फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश रखी गई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 82 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 10 पार्टनर देश हैं, 2 देशों के राष्ट्रपति और 5000 से ज्यादा उद्योगपति। इन्वेस्टर समिट में विभिन्न विषयों पर 19 सत्रों का आयोजन होगा। समिट से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को 2026 तक $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाए और इसमें ये इन्वेस्टर समिट मील का पत्थर साबित होगा। यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सही अर्थों में ग्लोबल है। 82 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 10 पार्टनर कंट्री है, 2 देशों के राष्ट्रपति है, 70 बड़े औद्योगिक घराने हैं। अपूर्व उत्साह मध्य प्रदेश में निवेश के लिए, केवल देश के निवेशकों में नहीं, दुनिया भर के निवेशकों में बना है और मुझे लग रहा है कि हमारे प्रयास सफल होंगे। तो दुनिया में छा रही मंदी की आशंका के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती के संकेत दे रही है। दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं इस बात को स्वीकार कर रही हैं। विश्व बैंक ने अपनी ताजा अपडेट में कहा कि चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। विश्व बैंक ने अपने भारत के लिए 2022-23 के जीडीपी पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया। विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल मंदी के संकट से गुजरेगी। विश्व बैंक ने अनुमान व्यक्त किया है कि अमेरिका, यूरोप और चीन समेत विश्व की सभी शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं में जो विकास की दर है वो धीमी रहेगी। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स नाम से जारी रिपोर्ट में विश्व बैंक का कहना है कि भारत में वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में विकास दर 9.7% बढ़ी, जो निजी खपत में बढ़ोतरी और सतत निवेश वृद्धि की ओर इशारा करती है। तो यानी कि दुनिया भर में जो मंदी का एक दौर है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों के बावजूद जो भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत है वो बेहतर है। और 2022-23 का जो जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान है उसे बढ़ाया गया है, यानी कि वो 6.5% था, उसे 6.5% से बढ़ाकर 6.9% किया गया। तो दुनिया में मंदी की आशंका के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में गहरी खाई में गिरने से 3 जवान शहीद हो गए। हादसे के वक्त जवान माछिल सेक्टर में नियमित गश्त पर थे। एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हुए हैं। तीनों जवान
फिसलकर गहरी खाई में गिर गए थे। और अब खबर जोशीमठ से, जहां भूधसाव के कारण जर्जर हो चुके भवनों को गिराने की प्रक्रिया जारी है। यहां से अभी तक कितने लोगों को डेंजर जोन से निकाला जा चुका है, कितने परिवार सुरक्षित हैं, इसके साथ ही जोशीमठ की कौन कौन सी इमारतों को गिराया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर डीडी न्यूज से बातचीत की चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने। इस समय डीएम चमोली हिमांशु खुराना जी हमारे साथ हैं, क्योंकि जोशीमठ के अंदर अब जो रेस्क्यू है वो तेजी से हो रहा है और इसके अलावा जो बिल्डिंगें डेंजर जोन में थी उनको भी गिराने की जो कवायद है वो शुरू होने जा रही है। खुद डीएम साहब हमारे साथ हैं। सर, कितनी ऐसी इमारतें हैं जिन पर रेड क्रॉस लगाया गया है, ये बताया गया है कि ये डेंजर है या आदमी नहीं रहेगा? ये करीब 80 के लगभग स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने अभी अनसेफ डिटरमाइन की है अनसेफ जोन्स में, और वहाँ से हम लोगों का इवैक्यूएशन कर उनको होटल्स धर्मशालाज में शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, कितने करीब लोग हैं जो अभी तक शिफ्ट हो चुके हैं? करीब देखिए 81 परिवार हैं, तो करीब 300-350 लोग हैं जिनको हमने रिलीफ कैंप्स जो हमने होटल धर्मशाला में स्थापित किए हैं वहाँ पर उनको विस्थापित कर रहे हैं। और क्योंकि लोगों का घरेलू सामान ज़्यादा संख्या में है, ज़्यादा मात्रा में है, तो जो आवश्यक सामग्री है वही हम उन होटल्स में आ पा रहा है, बाकी वो वहीं पर रख रहे हैं और हम उन एरियाज़ को कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं। लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि जो ऐसे अनसेफ एरियाज़ में हमने बिल्डिंग्स डिमार्केट करी हैं तो वो खाली करें। लोगों की तरफ से एक अपने घर मकान को छोड़ने में थोड़ा रेजिस्टेंस है, बट हम मोटिवेट उनको कर रहे हैं कि अभी स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, तो उसको देखते हुए जो हमारा डेंजर जोन है और जो नियर बाय एरियाज़ हैं विसिनिटी में, तो अगर बाई चांस अगर मेजर स्लाइड आता है तो वो भी अफेक्टेड हो सकता है, तो उसमें भी हम लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो थोड़ा उसमें समझाने का हमारी टीम के माध्यम से प्रयास चल रहा है। अच्छा, दूसरा जो डेंजर जोन में है जो आप बता रहे हो, आपने चिन्हित किए, क्या उन बिल्डिंगों को धीरे धीरे गिराया जाएगा? इसमें हम सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जो एक भारत सरकार की एक एजेंसी है, उनका सहयोग इसमें हम ले रहे हैं कि कौन सी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको डिमोलिशन किए जाना आवश्यक है और कैसे उनको सेफ और साइंटिफिक तरीके से डिमोलिशन किया जाए कि आसपास के लोगों को कोई क्षति ना पहुंचे। तो अभी उनके द्वारा 2 बिल्डिंग्स की हमें सूचना दी गई है। आगे भी जो बिल्डिंग्स वो हमें बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनालिसिस, हम उन्हीं की गाइडेंस में हम उन्हीं बिल्डिंग्स को हम डिमोलिश करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या कुछ इमारतें ऐसी हैं उनको सुरक्षित भी किया जा सकता है, यानी कि लोग दोबारा से उसमें रह सकते हैं? ये उन्हीं की टीम, जो साइंटिफिक टीम है उनकी बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, वो उन्हीं की गाइडेंस के हिसाब से इस तरह की कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीएम चमोली जो बता रहे थे कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो लोग हैं उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है और इसके अलावा जो भी डेंजर जोन में इमारतें हैं, रिसर्च टीम यहाँ पर पहुँचेगी, उसकी निगरानी में उन इमारतों को तोड़ा जाएगा अगर वो अनुमति देंगे। तो कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जोशीमठ। तो जोशीमठ में जमीन धंसने की सबसे खौफनाक मार जो है वो जेपी कॉलोनी में देखने को मिल रही है। यहाँ कई फुट चौड़ी दरारें किसी को भी डरा सकती हैं। जेपी कॉलोनी का जो इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है वो दरारों की वजह से 2 भागों में बंट गया। जोशीमठ में ग्राउंड जीरो से पेश है हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। इस समय हम जोशीमठ में जेपी कॉलोनी में हैं और हम आपको जेपी कॉलोनी के हाल बताते हैं कि जब दरारें पड़ी, जमीन खिसकी तो किस तरह की स्थिति थी। ये एक बैडमिंटन कोर्ट है, ये बिल्कुल दीवार झुक गई है। आप समझ सकते हैं कि करीब 90 डिग्री तक ये दीवार झुक गई है। इस कोर्ट को 2 हिस्से में दरार ने बांट दिया है। ये 2 हिस्से में बट गया है और ये 1.5 से 2 फुट चौड़ी दरार है। इसके पीछे अगर आप देखें तो जो दीवार है वो बिल्कुल ढह गई है। जो गेट वाला हिस्सा है वो पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो नीचे दब गया है। जो दरारें जोशीमठ के अलग अलग हिस्सों में पड़ी थी, उसका सबसे ज़्यादा जो भीषण कह सकते हैं कि जो असर है वो जेपी कॉलोनी में देखने को मिला। और आपको बता दें कि जेपी कॉलोनी में 150 से ज़्यादा जो फैमिलियां हैं वो रहती हैं और जब ये कह सकते हैं कि आफत उनके सामने आई तो निश्चित तौर पर एक चिंता का सबब भी था उनके लिए। ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पर
इन दरारों ने इस तरह के भयावह हालत पैदा कर दिए हैं। और पीछे जो आपको पानी का जो साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, ये वही पानी का साउंड है जो जमीन के अंदर से निकला और जिसने ये दरारें पैदा करी, जिसने पानी का जो फ्लो है जब नीचे तक गया तो जो जमीन है वो जमीन खिसकी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेज जो पानी का बहाव था, कितनी पावर से ये पानी आ रहा था, जिसने इन दीवारों को जो लोहे की और कंक्रीट से बनी हुई थी, ताश के पत्ते की तरह इन दीवारों को ढहा दिया। तो ये त्रासदी आपको जोशीमठ के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगी। हम आपको ऐसे दृश्य दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि जोशीमठ किस आपदा से गुजर रहा है। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, जेपी कॉलोनी, जोशीमठ। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक गिलवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि राज्य मुसलमान आज बड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद का स्वागत। और बात जयपुर की, जहां से आज 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो 2 दिवसीय सम्मेलन है वो आयोजित हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन भारत के विधायी निकायों की सर्वोच्च संस्था है, जिसने 2021 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन 1921 में शिमला में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन चौथी बार जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर एक पुस्तक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति और देश भर की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। खबर त्रिपुरा से, जहां इस साल विधानसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले निर्वाचन आयोग की टीम राज्य में चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज से 2 दिन के दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग का 16 सदस्यीय दल त्रिपुरा में तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। त्रिपुरा में फरवरी के दूसरे सप्ताह में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। वित्तीय अनुशासन पर वैश्विक साझेदारी की G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज 30वां दिन है। कोलकाता में चल रही इस बैठक में आज तीसरे दिन का फोकस रहेगा एसएमई फाइनेंस पर। छोटे उद्यमों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और तकनीक का इस्तेमाल कर कैसे उन्हें वित्तीय मुख्यधारा में शामिल किया जाए, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही भारत की अध्यक्षता में साल 2023 की वित्तीय समावेशन का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा और उस पर आम राय बनाने की कोशिश भी की जाएगी। इटली और रूस इस वर्किंग ग्रुप को को-चेयर कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आज से देशव्यापी सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। लोगों से सड़कों पर सावधानी से चलने के बारे में जागरूकता लाने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह 17 जनवरी तक चलेगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आयोजित किया जा रहा है। लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ हितधारकों को सड़क सुरक्षा में सहयोग देने के लिए देश भर में सड़क सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और उन्हें रोकने के उपायों से संबंधित विभिन्न जागरूकता अभियान शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का
आयोजन किया जाता है। खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि 12 से 16 जनवरी तक आयोजित होने वाले महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। उद्घाटन समारोह में 30,000 से ज्यादा युवाओं के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में इस बार सैनिक स्कूल कपूरथला बैंड के एनसीसी कैडेट अपनी मनमोहक धुनों से शिविर में पहुंचने वाले हर अतिथि को आकर्षित कर रहे हैं। इन 45 एनसीसी कैडेट्स की एकता देखने लायक है। कितने उत्साहित है ये कैडेट्स, दिल्ली आकर उनसे खास बात की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर के अंदर सैनिक स्कूल कपूरथला से 45 कैडेट पहुंचे हुए हैं जो अपनी बैंड की धुनों से एक अलग ही छाप छोड़ रहे हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर प्रशांत के नेतृत्व में कैडेट कर रहे हैं। कैसा लगता है जब आप सामने उतरते हैं? बहुत अच्छा लगता है जब सामने उतरते हैं, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे मेहनत करके आए हैं तो काफ़ी अच्छी मेहनत का हमें फल मिल रहा है। बहुत अच्छे से हम यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है यहाँ पे आने के लिए। तो यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें यहाँ पर थोड़ी रिकग्नाइज किया जा रहा है कि साइंस स्कूल कपूरथला का बैंड आया है। कौन कौन सी धुनें आप बजा रहे थे आज? कदम कदम बढ़ाए जा, भारत के जवान और माँ तुझे सलाम और सारे जहाँ से अच्छा, मेरा मुल्क ए वतन। इस बैंड में सबसे छोटी उम्र के लवप्रीत भी मौजूद हैं। लवप्रीत, कैसा लग रहा है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी देर से ऐसा सोचा भी था कि दिल्ली कैंप में आने का मौका मिलेगा, 26 जनवरी की परेड में आने का मौका मिलेगा। आज वो सच भी हो गया, परेड में आने का मौका मिला यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। करीब 1 महीने के लिए दिल्ली में है, मम्मी की याद आ रही है? सर आती तो है पर फिर भी सर इतना बड़ा सर दिल्ली कैंप में सर बड़े बड़े वीआईपी से मिलने का मौका मिल रहा है। और क्या आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आपको यहाँ आने की? सर बहुत खुशी हो रही है सर। क्या सोचा था कि दिल्ली पहुँच पाएंगे और इस तरह से परफॉर्मेंस देंगे? यस सर, सर पहले तो सर सोचा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, बट सर बाद में सर मैं कोशिश की, मैं कर पाए। तो सर स्कूल को अभी रिप्रेजेंट करते हुए सर बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कितनी प्रेरणा देती है एनसीसी? सर हमें भी बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। हमें यहाँ से पता चलता है कि आगे चल के हमें ऑफिसर भी बन रहा है हमारे स्कूल से। सर हम सबको ऑफिसर बनना है सर। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑफिसर्स देखने के लिए मिलते हैं और सर उनसे बातें करने के लिए मिलते हैं, जिससे हमारे जैसा कम्युनिकेशन स्किल्स है सर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं वर्चुअल संबोधन प्रधानमंत्री का, जो कि वो दे रहे हैं मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है उसे लेकर। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रधानमंत्री अभी कुछ ही देर में संबोधन देंगे। उस पर आएगी हमारी खास नजर कि किस तरह से जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इसमें हमने देखा कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा कि आप आइए यहाँ पर निवेश कीजिए। और किस तरह से अगर इस हमने कल देखा था कि 17वां जो प्रवासी सम्मेलन था वो खत्म हुआ, अब मध्य प्रदेश। चलिए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
और प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुनवाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में इस वक्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हैं, इस वक्त वो संबोधन दे रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं। मीडिया, distinguished ladies and gentlemen, I'm indeed delighted to be joining this Madhya Pradesh Global Investors Summit 2023 and the inaugural session soon to be inaugurated by I think we have the Honorable Prime Minister. I will hold on. मैंने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा वीडियो पे, उसके बाद अपनी बात रखी। नमस्कार। मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट के लिए आप सभी इन्वेस्टर्स का, उद्यमियों का बहुत बहुत स्वागत है। विकसित भारत के नमस्कार। मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट के लिए आप सभी इन्वेस्टर्स का, उद्यमियों का बहुत बहुत स्वागत है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। साथियों, मध्य प्रदेश में ये समिट ऐसे समय में हो रही है जब भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। हम सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए जुटे हुए हैं। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी एस्पिरेशन नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय का संकल्प है। मुझे खुशी है हम भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया की हर संस्था, हर एक्सपर्ट इसको लेकर आश्वस्त दिख रहा है। फ्रेंड्स, द IMF sees India as a bright spot in the global economy. The World Bank says that India is in a better position to deal with global headwinds than many other countries. This is because of India's strong macroeconomic fundamentals. OECD has said that India will be among the fastest growing economies in the G20 group this year. According to Morgan Stanley, India is moving towards becoming the world's third largest economy in the next 4 or 5 years. The CEO of McKinsey had said that this is not only India's decade, but India's century.
institutions and credible voices that track the global economy have unprecedented confidence in India. The same optimism is also shared by global investors. Recently, a prestigious international bank conducted a survey. They found that a majority of the investors prefer India. Today, India is receiving record-breaking FDI. Even your presence among us reflects this sentiment. Friends, this optimism for India is driven by strong democracy, young demography, and political stability. Due to this, India is taking decisions that boost ease of living and ease of doing business. Even during a once-in-a-century crisis, we took the path of reforms. India has been on the path of reform, transform, and perform since 2014. The Atmanirbhar Bharat Abhiyan has imparted greater momentum to it. As a result, India has become an attractive destination for investment. साथियों, एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार, सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देकर दिखाती है। देश के लिए हर जरूरी फैसले उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। आपने भी देखा है कि कैसे बीते 8 वर्षों में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है। बैंकिंग सेक्टर में रिकैपिटलाइजेशन और गवर्नेंस से जुड़े रिफॉर्म्स हो, आईबीसी जैसा मॉडर्न रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाना हो, जीएसटी के रूप में वन नेशन वन टैक्स जैसा सिस्टम बनाना हो, कॉरपोरेट टैक्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना हो, सोवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को टैक्स में छूट हो, अनेक सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की परमिशन देना हो, छोटी छोटी आर्थिक गलतियों को डिक्रिमिनलाइज करना हो, ऐसे अनेक रिफॉर्म्स के माध्यम से हमने इन्वेस्टमेंट के रास्ते से कई रोड़े हटाए हैं। आज का नया भारत अपने प्राइवेट सेक्टर की ताकत पर भी उतना ही भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमने डिफेंस, माइनिंग और स्पेस जैसे अनेक स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। दर्जनों लेबर लॉज को 4 कोर्स में समाहित करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। साथियों, कंप्लायंसेस के बोझ को कम करने के लिए और उसके लिए केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। बीते कुछ समय में करीब 40,000 कंप्लायंसेस को हटाया जा चुका है। हाल ही में हमने
नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है, जिससे मध्य प्रदेश भी जुड़ चुका है। इस सिस्टम के तहत अभी तक लगभग 50,000 स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं। साथियों, भारत का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल होता इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। 8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है। इस दौरान भारत में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है। भारत की पोर्ट्स हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, ये नए भारत की पहचान बनते जा रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में पहली बार भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर देश की सरकारों, एजेंसियों, इन्वेस्टर से जुड़ा अपडेटेड डेटा रहता है। भारत दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक मार्केट के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कमिटेड है। इसी लक्ष्य के साथ हमने अपनी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लागू भी की है। साथियों, भारत स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में नंबर 1 है। भारत ग्लोबल फिनटेक में नंबर 1 है। भारत आईटी बीपीएन आउटसोर्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट और तीसरा बड़ा ऑटो मार्केट है। भारत के बेहतरीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज हर कोई विश्वास से भरा हुआ है। ये ग्लोबल ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है, ये आप भली भांति जानते हैं। भारत एक तरफ गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा रहा है, वहां तेजी से 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। 5G से हर इंडस्ट्री और कंज्यूमर के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेकर AI तक जो भी नए अवसर बन रहे हैं, वो भारत में विकास की गति को और तेज करेंगे। साथियों, इन सारे प्रयासों से ही आज मेक इन इंडिया को नई ताकत मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इंसेंटिव की घोषणा की जा चुकी है। ये स्कीम दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स में पॉपुलर हो रही है। इस स्कीम के तहत अब तक अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए प्रोडक्शन हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी इस स्कीम की वजह से सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश आया है। एमपी को बड़ा फार्मा हब बनाने में, बड़ा टेक्सटाइल हब बनाने में इस योजना का भी महत्व है। मेरा एमपी आ रहे इन्वेस्टर से आग्रह है कि पीएलआई स्कीम का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आप सभी को ग्रीन एनर्जी को लेकर
भारत की आकांक्षा से भी जुड़ना चाहिए। कुछ दिन पहले ही हमने मिशन ग्रीन हाइड्रोजन को स्वीकृति दी है। ये लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाओं को लेकर आ रहा है। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल डिमांड को पूरा करने का एक अवसर है। हजारों करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स की व्यवस्था इन अभियानों के तहत की गई है। आप इस महत्वाकांक्षी मिशन में भी अपनी भूमिका जरूर एक्सप्लोर करें। साथियों, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, न्यूट्रिशन हो, स्किल हो, इनोवेशन हो, हर लिहाज से भारत में नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। ये भारत के साथ साथ एक नई ग्लोबल सप्लाई चेन के निर्माण का समय है। इसलिए आप सभी का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समिट को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। मध्य प्रदेश का सामर्थ्य, मध्य प्रदेश के संकल्प आपकी प्रगति में 2 कदम आगे चलेंगे, मैं आपको विश्वास से कहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री का संबोधन। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट चल रही है। तो जो बड़ी बात है प्रधानमंत्री ने कही वो आपके सामने एक बार फिर से रख देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के जो निर्माण की हम बात कर रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश की बहुत अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले 3 सालों में, जब हम आने वाले 4 से जो 5 साल हैं, उसमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा भारत। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे एक जो स्थिर सरकार होती है वो निर्णायक सरकार होती है और इसीलिए विकास को गति देना किसी भी राज्य में और तमाम जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उन्हें अमली जामा पहनाना बेहद आसान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि निवेश के रास्ते में कई रोड़े थे, चाहे हम लाल फीताशाही की बात करें या हम फिर बात करें कि किस तरह से कई ऐसे जो कानून थे जो निवेश को रोकते थे, ऐसे कई रोड़ों को हटाया गया है सरकार द्वारा। जो एक कंप्लायंस है उसके बोझ को कम किया गया, यानी कि आपको डर होता था कि हम ये काम करेंगे, उस डर के माहौल को खत्म किया गया है। नेशनल विंडो सिस्टम को लागू किया गया, यानी कि सिंगल विंडो क्लियरेंसेस। अब आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही सिंगल विंडो क्लियरेंस पर आपका काम हो जाएगा। और कैसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं, लगातार भारत का स्तर इसमें बढ़ा है। और क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी को लेकर, कैसे डिजिटली भारत का विस्तार हम जानते हैं हो रहा है। अब हम 5G की तरफ बढ़ रहे हैं और जब आप 5G की बात करते हैं उस लिहाज से निवेशकों के लिए ऐसी माहौल में निवेश करना बहुत आसान है। मेक इन इंडिया, हम जानते हैं कि 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसकी जो ताकत है वो अब हम महसूस कर पाते हैं जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। PLI जो स्कीम है, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कुछ ऐसे सेक्टर से हम बात करते हैं, टेक्सटाइल की, हम बात करते हैं कोल की, जहां पर ये जो PLI दिया गया इन सेक्टर्स में एक बूस्टअप देखा गया, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने कहा। और MP को लेकर, क्योंकि वहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रहा है, उन्होंने कहा कि फार्मा टेक्सटाइल का जो हब बनाने में ये जो PLI स्कीम है वो काफी मददगार साबित होगी। तो कई जो ग्लोबल चेन्स हैं वो यहाँ पर आकर निवेश करती हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर पॉलिसी को लेकर भी लगातार काम किया जा रहा है। और जिस लिहाज से जब राज्य और केंद्र के बीच सामंजस्य होता है तो इस तरह के जो मीट होते हैं वो आगे आने वाले समय में हम कह सकते हैं उनकी जो दोहन करने की क्षमता होती है अन्य प्रगति के लिहाज से, उसमें असीम संभावनाओं के आकाश होते हैं। तो इंदौर के वैश्विक सम्मेलन में प्रधानमंत्री का यह संबोधन रहा। लेकिन फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं खबरों का। बिहार में जातिगत जनगणना पिछले लंबे वक्त से सुर्खियों में है। कोई इसके पक्ष में है तो कोई विरोध में। कास्ट बेस्ड सर्वे का ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक में दस्तक दे चुका है और अब बड़ी और अहम खबर ये है कि इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। इस मसले पर अदालत में 20 जनवरी को सुनवाई होगी। बिहार में हो रही जातिगत जनगणना के खिलाफ याचिका में कहा गया कि बिहार सरकार को ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह चुके हैं कि इससे कास्ट यानी जाति के आधार पर गिनती से ये मालूम होगा कि बिहार में कितनी जातियां निवास कर रही हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये भी तर्क है, जो उप मुख्यमंत्री उनका ये तर्क है कि कास्ट बेस्ड सर्वे से सरकार के पास जो साइंटिफिक डेटा है और उसी हिसाब से जरूरी और कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसे बनाने में मदद मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं खेल की खबरों की। तो पुरुष जो हॉकी है वो आज से शुरू हो रही है ओडिशा में। उद्घाटन समारोह आज शाम कटक के बाराबती स्टेडियम में आयोजित होगा। उद्घाटन समारोह में 16 देशों के खिलाड़ी और जो अधिकारी हैं वो देश के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, करीब 20,000 दर्शक भी शामिल होंगे। बॉलीवुड के जो कलाकार हैं वो भी ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा के पॉप ब्रांड ब्लैक 7 द्वारा लाइव प्रदर्शन भी होंगे, जिसमें ओडिशा की श्रेया लैंका भी होंगी। इसके अलावा कई स्थानीय कलाकार भी इस कार्यक्रम में प्रदर्शन करेंगे। तो आज से पुरुष विश्व कप जो हॉकी है 2023 उसका उद्घाटन होगा। तो हॉकी विश्व कप को लेकर देश के साथ साथ ओडिशा के राज्य के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां एक और भुवनेश्वर पूरी तरह से हॉकी विश्व कप के रंग में रंगा हुआ दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर हॉकी प्रेमियों को विश्वास है कि भारतीय टीम इस बार हॉकी विश्व कप को जीतने में जरूर कामयाब होगी। ओडिशा तैयार है हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए। महज 4 साल के अंदर दूसरी बार मेजबानी का गौरव हासिल करने वाले ओडिशा की ये तस्वीर दिखा रही है कि इस प्रतियोगिता को लेकर उत्साह चरम पर है। पूरा भुवनेश्वर शहर हॉकी के रंग में रंगा हुआ है और दूर दूर तक जहां भी निगाह जा रही है वहां हॉकी विश्व कप से जुड़ी तस्वीरें और इस खेल के अद्भुत रंग दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, भारतीय टीम का हौसला बुलंद रहे इसके लिए उन्हें फैंस द्वारा ऑल द बेस्ट कहने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। ओडिशा में इस साल हो रहा है हॉकी वर्ल्ड कप और पिछले साल 2018 में भी हुआ था एक बार हॉकी वर्ल्ड कप ओडिशा में और उस साल परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिया था, लेकिन लग रहा है इस साल अच्छा करेगा और शायद फाइनल भी जीत जाए और लग रहा है कि इस साल जीत जाएगा इंडिया हॉकी वर्ल्ड कप। तो आइए आपको लिए चलते जयपुर, जहां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आज से शुरू हुआ है। इसमें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ का इस वक्त आप संबोधन सुन रहे हैं। आइए चलते हैं।